हेलो। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस लाइव सेशन में एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि झारखंड पात्रता परीक्षा जो कि जेपीएससी के द्वारा जिसका विज्ञापन जारी किया गया। तो उसमें ये जो सीरीज है पेपर 1 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं या फिर नए प्रश्न बन सकते हैं उनकी ये श्रृंखला है जो कि आपको उपलब्ध डेली बेसिस पर करवाया जाएगा। पेपर 1 जैसा कि हमने प्रारंभ में आपको बताया है, पेपर 1 जो है सभी विषय के छात्रों के लिए ये कॉमन पेपर रहेगा। 43 विषय के ये एग्जाम होगा जिसमें पेपर 1 जो है सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला में पहले सेशन में बहुत सारे महत्वपूर्ण और नए प्रश्नों को यहां पर और पिछले साल के भी प्रश्नों को शामिल करते हुए जो ये चर्चा जो है डेली बेसिस पर करेंगे। इसमें चूंकि बहुत सारे प्रश्न होंगे, सेशन तो आपका लाइव रहेगा, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे एप्लीकेशन जो है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर उपलब्ध रहेगा। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए या एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड करके वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी नए छात्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपडेट आपको मिलती रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस की रिगार्डिंग ये ऑफर जो है आपका कुछ ही दिनों के लिए है और जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किया जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर क्लासेस लेते हैं तो आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिलेगा और अगर महिला अभ्यर्थी है तो 500 रुपया अतिरिक्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी डायरेक्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं स्वरूप लर्निंग ऐप। तो चलिए हम लोग जो सेशन है स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पेपर 1 में पिछला बार हमने कल ही इसका वीडियो पेपर 1 का हमने कंप्लीट आपको उपलब्ध कराया था, जिसमें कि पेपर 1 के टोटल जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका अपना एक निर्धारित सिलेबस है। 10 यूनिट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूनिट वाइज और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं जिस पर प्रश्न बन सकते हैं और पूछे जाते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। और जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी से अनुरोध है सभी छात्र अपना आंसर कमेंट करें और जहां से भी डाउट है कोई भी प्रश्न में या टॉपिक में आप पूछिए। ऑप्शन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। दूसरा बच्चा क्या सीखा जानना। तीसरा है बच्चे की सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। और डी है उपरोक्त सभी। उत्तर सभी छात्र कमेंट कीजिए और फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं, ज्यादा समय हम लोग इसमें नहीं लेंगे। मूल्यांकन इवेल्युएशन, जैसे कि एक बच्चा पढ़ता है, एक टीचर जो है पढ़ाता है, तो इसी बीच में जो है आपका बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है कि जो बच्चे को पढ़ाया गया आखिर वो उसको कितना समझ पाया, उसके बुद्धि का कितना विकास हो पाया, ज्ञान को कितना प्राप्त कर पाया। तो मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो टेस्ट लिए जाते हैं। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहता है, ताकि बच्चे उत्तीर्ण हुआ अनुत्तीर्ण हुआ, क्योंकि बच्चे को प्रमोट भी करना है 6 से 7वीं क्लास में, 7वीं से 8वीं क्लास में, तो मूल्यांकन ही ज्यादा बेहतर होता है। मूल्यांकन करके ही हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को प्रमोट करते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही उद्देश्य में है, बच्चा क्या सीखा ये भी जानने के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं और साथ ही बच्चे में के सीखने में आई कठिनाइयों को भी जानने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन किया जाता है ताकि तभी ना पता चलता है कि मान लीजिए 100 अंक का एग्जाम लिया गया तो उसके 70 अंक आ रहे हैं, 50 अंक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कठिनाई रही होगी तभी कम अंक आ रहे हैं, तो उसको जानना भी जरूरी है। तो इसीलिए आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट आंसर यहां पर डी होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 2 सभी को ऑप्शन दिख रहे हैं ना? उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा अवगुण है? अवगुण, डिमेरिट, दोष बोल सकते हैं हिंदी में एक अन्य शब्द के रूप में। पहला, विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, यूनिफिकेशन बोल सकते हैं, एक साथ लाना। दूसरा है शिक्षा में अभिजाति को बढ़ावा देना। तीसरा है शिक्षा का वस्तुकीकरण करना। और चौथा है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। अब आपको यहां पर ए, बी और सी और डी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। उत्तर सभी कोई कमेंट करें। एक चीज यहां पर देखे होंगे, एजुकेशन का वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? सभी के साथ मिलकर शिक्षा का प्रसार करना। भारत है, भारत दुनिया के साथ मिलकर, वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है? भारत और अन्य देश मिलकर साथ में व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का आदान प्रदान कर रहे हैं, यही वैश्वीकरण है। अब देखिए शिक्षा के वैश्वीकरण क्या हो रहा है, ये तो बेनिफिट हुआ कि इसका पाठ्यक्रमों में यूनिफिकेशन आएगा, समानता आएगी, ये तो एक बेहतर चीज है। लेकिन इससे और भी बहुत सारे डिमेरिट चीजें होते हैं, जैसे कि आपका अभिजाति को बढ़ावा मिलेगा, वस्तुकरण हो रहा है, शिक्षा का भी क्या हो रहा है? वस्तुकरण हो रहा है, शिक्षा को एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा जो है शिक्षा के लागत में बढ़ोतरी होगी, तो ये सब जो है आपका इसके डिमेरिट है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये डिमेरिट है, पहला जो है आपका ये मेरिट है। यहां पर पूछा गया था डिमेरिट के बारे में, इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पहला कथन है इसमें, प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी। कल का जो क्लास छात्र देखे होंगे, बैच में भी उपलब्ध कराया गया था, और कल का क्लास डेमो क्लास जो था आपका, और यूट्यूब पर भी हमने अपलोड करवाया था, वो लाइव सेशन उसमें भी चल रहा था। ये टॉपिक पर पूरा हमने डिस्कशन किया था, प्राचीन भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें, उसी से उत्तर दे सकते हैं, कल जो क्लास देखे हैं उसी से। दूसरा ऑप्शन है, गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक और तथा दार्शनिक दोनों से पूर्ण होती थी। और तीसरा है, गुरुकुल की शिक्षा केवल धार्मिक होती थी। अब आपको इसमें से बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। कुट दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है आपका सही है। ये सब्जेक्ट जो है आपका, ये जो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट से है 10 यूनिट में, तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम से है, जो उच्च शिक्षा प्रणाली जो है भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली, उसी से प्रश्न है। उत्तर सभी छात्र कमेंट कीजिए। और जहां भी डाउट है पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। हमने कल आपको बताया भारत में शिक्षा प्रणाली वैदिक एजुकेशन सिस्टम पर आधारित था, जिनका स्रोत क्या था? वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, जिसमें बहुत सारे साहित्यों के नाम हमने आपको बताए थे। जो प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली थी, बिल्कुल ये गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। दूसरा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला जो कथन है। दूसरा कथन है, गुरुकुल की शिक्षा धार्मिक और दार्शनिक दोनों रूप से पूर्ण होती थी, बिल्कुल ये भी सही है। दार्शनिक जैसे चीजों का ज्ञान मिलता था, धार्मिक चीजों का ज्ञान मिलता था, गणित, भूगोल, अन्य सभी विषय का ज्ञान मिलता था, तो इसलिए दूसरा कथन भी सही है। लेकिन तीसरा यहां पर ध्यान रखिए, गलत है। यहां पर लिखा है केवल धार्मिक होती थी। देखिए दूसरा और तीसरा एक दूसरे का अपोजिट है, इसमें दोनों बोल रहा है कि दूसरा कथन में धार्मिक और दार्शनिक दोनों था, ये सही है, लेकिन सिर्फ धार्मिक होता था, ये गलत है। इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? बी होगा। समझ पा रहे हैं इसको? तो राइट आंसर बी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो है 4।
प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? दार्शनिक, धार्मिक, ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका तो आप आसानी से विद इन सेकेंड उत्तर दे सकते हैं। सभी कोई कमेंट कीजिए, आगे बढ़ेंगे तुरंत। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और बिल्कुल अभी थोड़ी देर ये कथन, इसीलिए हमें छात्रों को, देखिए आप लोग जो ये एग्जाम दे रहे हैं, ये वन डे एग्जाम या फिर जनरल कंपटीशन का एग्जाम नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर इस आधार पर आप बन सकते हैं, बनेंगे, तो इसका लेवल भी थोड़ा अलग रहता है। तो आपका प्रश्न जो आएगा, बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल के भी प्रश्न आएंगे, मॉडरेट लेवल का और इजी लेवल का भी प्रश्न आएगा। प्रश्न सॉल्व करते वक्त हर एक फैक्ट को आपको समझना है, हर एक पॉइंट को समझना है। अभी जो एक अपने लंबा चौड़ा प्रश्न सॉल्व किया, उसी से एक प्रश्न यहां पर बन गया, ये स्टेटमेंट 2 के आधार पर। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सीधा सा सी। इसमें पुरजोर आपको मेहनत करना पड़ेगा। वन डे एग्जाम या फिर आजकल तो वो भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, इसमें और भी ज्यादा आपको मेहनत करने पड़ेंगे। और ये कॉन्सेप्चुअल भी प्रश्न रहेगा और फैक्चुअल भी प्रश्न रहेगा, फैक्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। अगला है, वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कीवर्ड पकड़ना है आपको हर एक प्रश्न में। सत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है, वैदिक शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में दी जाती थी। बी है, वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। और सी है, वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था। और डी है, गुरुकुल में लड़के एवं लड़कों की शिक्षा समान होती थी। उत्तर कमेंट कीजिए। कल भी हमने आपको बताया था, उस आधार पर भी आप उत्तर इसका दे सकते थे, दे सकते हैं, अगर कल का वीडियो पीडीएफ वगैरह सभी स्टडी किए होंगे तो। सभी छात्र अपना उत्तर कमेंट कीजिए जो भी आपको पता है। और जो छात्र अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जेट एग्जाम के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं, दोनों का लिंक हम चैट बॉक्स में दिए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इसमें डिस्कशन करते हैं। कोई बता सकता है इसमें पहला कथन हम बोल रहे हैं कि गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि वैदिक शिक्षा जो है संस्कृत में दी जाती थी, पाली में नहीं। तो ये तो मध्यकाल में पाली वगैरह जो है स्टार्ट हुआ था, वैदिक काल में नहीं। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, श्रुति और स्मृति पर आधारित थी। लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग, कल का वर्ड याद होगा, इसी में हमने आपको स्पेशली बताया था, स्पेशली हमने कल डिस्कशन किया था, लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग पर आधारित होती थे। तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन है, वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था। बिल्कुल नहीं। गुरुकुल जैसे आज विद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसी के जैसा एक शिक्षा का केंद्र था। तो गुरुकुल क्या था? एक शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था। तो ये भी गलत है। और डी है, गुरुकुल में लड़कियों एवं लड़कों की शिक्षा समान होती थी। तो इसका उत्तर आपको पता होगा, नहीं, लड़कों पर ज्यादा, मतलब कि लड़की की शिक्षा के लिए ज्यादा महत्व था, लड़कियां बहुत ही कम। वो भी ऋग वैदिक काल, आपको याद होगा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हमने बताया था। ऋग वैदिक काल में तो लड़कियों को मौका मिलता भी था थोड़े बहुत पढ़ने के लिए, खासकर उच्च वर्ग की लड़कियों को, लेकिन बाद में आगे चलकर उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो भी बंद हो गया बहुत हद तक। तो ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सिर्फ सही है, बाकी ए, सी और डी गलत है। क्यों गलत है वो भी हमने आपको यहां पर बताया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 6। मध्यकाल का भी हमने कल डिस्कशन किया था। मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय शिक्षा होती थी किस प्रकार की? धार्मिक, व्यवसायिक, तकनीकी और ये सभी। आसानी से उत्तर दे सकते हैं, कल बताया हुआ था ये सारे चीज। मध्यकाल शिक्षा के बारे में कल हमने बताया था, मध्यकाल और प्राचीन भारत। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और बिल्कुल यहां पर मुसलमान जो शासक थे उनके कार्यकाल में, उनके काल में हर तरह की शिक्षा जो यहां पर बताया गया, धार्मिक शिक्षा, ऐसे धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, लेकिन साथ ही अन्य शिक्षा के अन्य केंद्र भी खोले गए थे।
जिसमें कि व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल या फिर अन्य बहुत प्रकार के जो शिक्षा के केंद्र थे उत्पन्न हुए थे। तो ये सब सही है, इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और वो है 7। भारत के मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, वो आपको बताना है। पहला, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय शिक्षा राज्यों के संरक्षण में थी। दूसरा है, मुगल शासकों ने गणित, खगोल विज्ञान आदि की संस्थाएं खोली। और तीसरा है, औरंगजेब के पश्चात धार्मिक शिक्षा समाप्त हो गई। और डी है उपरोक्त सभी। आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं अगर कल वाले क्लास आपने देखा होगा तो। आप हरियाणा से, आपका स्वागत है लाइव सेशन में। आप लोग सब जो है क्लासेस में बने रहिए। और ये सेशन आपका डेली बेसिस पर, ये एमसीक्यूज हमने सीरीज स्टार्ट किया है और ये सिर्फ झारखंड जेट के लिए, ध्यान रखिएगा, झारखंड जेट के लिए ही सिर्फ आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूजीसी नेट वगैरह के लिए भी यही सेम सिलेबस है। हाँ, प्रश्न का लेवल अलग अलग होता है, उसको समझना जरूरी है। जेपीएससी जो एग्जाम लेगा उसमें प्रश्न का स्तर कैसा रहेगा उसके आधार पर भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेबस आपका कॉमन रहता है यूजीसी नेट का। अभी बिहार में भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होने वाला है कुछ महीनों में, उसका भी वहां पर नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए भी उपयोगी आपका ये रहेगा। अब चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। तो मध्यकालीन शिक्षा के समय जो इसमें सही कथन है, तीनों यहां पर सही है, इसीलिए राइट आंसर यहां पर डी होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के समय जितने भी शासक हुए या मुगल काल के समय शिक्षा राज्यों के अधीन था, राज्य के संरक्षण में था, ये बिल्कुल सही है। और मध्यकाल में हर तरह की शिक्षा पर जोर दिया गया, नए नए संस्थाएं खोली गई थी। और औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर, इस्लाम का कट्टर माना जाता था। उसने बहुत सारे केंद्र स्थापित, मतलब कि बहुत सारे जो गैर इस्लाम के शिक्षा के केंद्र हैं या फिर धार्मिक स्थल थे उनको बर्बाद किया था, खासकर हिंदू टेंपल वगैरह, हिंदू के जो शिक्षा के केंद्र थे और अन्य बहुत सारे। लेकिन उसके बाद जो है धार्मिक कट्टरता औरंगजेब की मृत्यु के बाद कम हुई थी। तो इसीलिए यहां पर तीनों सही है, इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। अगला है, किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपको याद होगा कल बताए थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चोल। मध्यकाल में ही ये जो है विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, किसके शासनकाल में? सब हम जोड़ के भी, भारत के इतिहास के साथ हम जोड़ के भी आपको बता रहे थे ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। हाँ, ये एमसीक्यूज का सेशन यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर होगा। कंप्लीट थ्योरी और जो भी अन्य स्टडी मटेरियल और जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका जो क्लासेस है पेड बैच जो एप्लीकेशन में कराया जाएगा डेली बेसिस पर। और उसके क्लासेस जो है ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो एडमिशन ले लिए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, जल्द से जल्द ले लीजिएगा। पेपर 1 का स्टार्ट हो चुका है, पेपर 2 में आपका कॉमर्स का स्टार्ट हो गया है, इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो गया है, हिस्ट्री इतिहास का भी आपका स्टार्ट हो गया है, मैथमेटिक्स का भी स्टार्ट हो गया है, इसके अलावा हिंदी लिटरेचर का भी स्टार्ट हो गया है और एक पॉलिटिकल साइंस का। बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए भी जैसे ही बेहतर टीचर मिलते हैं हम आपको बिल्कुल उसका भी स्टार्ट करवाएंगे। तो आप पेपर 1 अभी तैयारी करते रहो, पेपर 2 भी सेल्फ स्टडी, बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी जल्दी स्टार्ट होगा, हम अनाउंस करेंगे। ये सब स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 8, इसका उत्तर दीजिए सभी कोई। और बिल्कुल बहुत सारे उत्तर जो है सही आ रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पर पाल शासकों के समय, बिल्कुल ये पाल शासकों के समय ये जो है विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर इसका जो होगा वो ये होगा। अगला, भारत में किस काल में उच्च शिक्षा का विकास अस्थायित्व के रूप में प्रचलन में प्रारंभ हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं? अस्थायित्व किसको मिला? जो आगे चलकर वही एक, जैसे वर्तमान में हम लोग जो शिक्षा प्रणाली देख रहे हैं लंबे समय से चली आ रही, बोल सकते हैं कि ये अस्थायी रही। हाँ, बीच बीच में से परिवर्तन होते रहे हैं समय के साथ, लेकिन अस्थायित्व मिल चुका है। तो किस समय के बाद से? तो आधुनिक काल। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसमें कोई चीज याद नहीं है, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते सर कि तो जो पढ़ाई में नहीं किए थे। ये खुद से सोचने वाला चीज है, जो पूरा अगर हायर एजुकेशन के बारे में जो छात्र पढ़ेंगे वो खुद झलकेगा
कि हाँ अस्थायित्व कब से मिले। तो जो हम लोग आज शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, आधुनिक काल जो अंग्रेजों के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा बनाया गया, वही शिक्षा प्रणाली का बहुत सारे प्रावधान अभी भी मौजूद है। हम फेरबदल बीच बीच में बहुत सारे हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अस्थायित्व वहीं से मिला है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। क्योंकि आप देखिए प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति थी, क्या वो चल रही है आज? न के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न है 10, निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, जो गलत है आपको बताना है, ये कीवर्ड है आपके लिए। पहला, उच्च शिक्षा की पारंपरिक शैली का विकास भारत में यूरोपियनों ने किया। बी है, भारत में अंग्रेजों की उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता में हुई। आपको याद होगा कल हमने एक बताया भी था कि 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। कलकत्ता में, चेन्नई में, मद्रास और मुंबई में स्थापित हुआ था। तीसरा है, ब्रिटिशों ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और चौथा है, औपनिवेशिक काल में शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक फैला हुआ था। आप आसानी से उसका उत्तर समझ के भी दे सकते हैं, अगर आप पढ़े नहीं हैं तो भी, थोड़ा बहुत नॉलेज इतिहास का है तो भी। आप जो भी बैच परचेस करना है, जो इस स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाए, या फिर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए इसमें डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, पहला सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। भारत में जो पारंपरिक, जो उच्च शिक्षा की पारंपरिक जो शैली का विकास है यूरोपियंस के द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उच्चतर शिक्षा संस्थान की शुरुआत कलकत्ता से हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया, अपनी अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने यहां पर स्थापित करने की कोशिश की, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा बिल्कुल गलत है। चौथा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचे, क्योंकि शिक्षा अगर सभी वर्ग तक पहुंच गया तो वो आंदोलन कर गएंगे। क्लियर है? तो शिक्षा हर एक वर्ग तक नहीं पहुंचा था। अभी भी देखिएगा बहुत सारे लोग वंचित है, लेकिन अभी पहले के मुकाबले बहुत ही बेहतर स्थिति है। क्लियर है? तो यहां पर सही उत्तर जो होगा आपका डी होगा, क्योंकि ये गलत है। अगला है प्रश्न संख्या 11, एक बार इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 जो है, इसमें प्रश्न है, 3 कथन दिए हुए हैं। 3 कथन दिया हुआ है। पहला, वर्ष 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना की हुई। दूसरा है, 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदलकर भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया। और तीसरा है, औपनिवेशिक समाज की सभी महिलाओं की पहुंच उच्च शिक्षा तक हो गई थी। अब आपको उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? देखिए कीवर्ड यही है, असत्य नहीं है, मतलब कि इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, सीधा सा मतलब यही है। कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। उत्तर सभी छात्र कमेंट करेंगे। सभी छात्र अपना उत्तर कमेंट करेंगे। चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं।
पहला कथन तो बिल्कुल सही है, कल हमने ये बताया भी था आपको थ्योरी क्लास में। दूसरा भी बिल्कुल सही है, 1925 में ही जो है इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बदलकर जो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा इसमें जो है वो गलत है, क्योंकि जो प्रश्न जो स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है तीसरा कथन में कि औपनिवेशिक समाज की सभी महिलाओं की पहुंच उच्च शिक्षा तक हो गई थी, बिल्कुल ये गलत है। ये तो आज भी नहीं हुआ है। आज भी भारत में महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असक्षम है। ध्यान रखिएगा, कल हमने मीनिंग भी बताया था, हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हायर एजुकेशन का मतलब यूजीसी भी डिफाइन करता है, यूजीसी भी इसी को डिफाइन करता है। भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, जो पहले एमएचआरडी के नाम से जाना जाता था, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसने भी डिफाइन किया है। हायर एजुकेशन का सीधा सा मतलब कि आफ्टर 12th, या फिर यूजीसी डिफाइन करता है कि स्कूल में 12 वर्ष बिताने के बाद जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको हायर एजुकेशन कहा जाता है। मतलब 12वीं पास करने के बाद हम लोग जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, चाहे आप कोई भी वोकेशनल से लेकर टेक्निकल से लेकर कोई भी कोर्स में, 12th के बाद जितने भी कोर्सेज किए जाते हैं ये सब हायर एजुकेशन है। एमएचआरडी भी इसको डिफाइन करता है, क्लियर है। जो 12th या फिर इंटर हम लोग जिसको बोले, उसके बाद जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, उसी को कहा जाता है। 12 वर्ष स्कूलों में बिताने के बाद। अब यहां पर आप बोलिएगा सर फेल हो गया तो वो अलग चीज है, ऐसे तो पहली से लेकर 12वीं तक 12 वर्ष उसको काउंट किया जाता है। अब देखिए अभी भी वर्तमान में क्या सभी महिलाओं की पहुंच जो है हायर एजुकेशन तक है? नहीं, अभी औपनिवेशिक शासन में बोल रहा है, तो ये बिल्कुल सीधा सा गलत है, ये गलत कथन है। तो यहां पर पूछा गया था कि इसमें से सही कथन कौन सा है, तो पहला और दूसरा सही है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। समझ पा रहे हैं सभी कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 12th। निम्न में से कौन ब्रिटिश शैली में निर्मित विश्वविद्यालय है? कलकत्ता, बम्बे, मद्रास। 1857 का समय, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम, और इसी में लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर लॉर्ड मैकॉले, याद होगा लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश पर, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो फैक्ट जो बता रहे हैं उसको भी नोट करते जाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न देखे हो गया मेरा काम, उसी से एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, 17-18 साल के बाद एग्जाम हो रहा है। प्रश्न हो सकता है इजी आए, लेकिन जितना ज्यादा स्कोर कीजिएगा उतना ही चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना अप्लाई होगा फॉर्म, मात्र 6% ही छात्र जेट एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम में भी यही रूल है, 6% ही सिर्फ पास होते हैं। इसलिए तैयारी बेजोड़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हर चीज, हर एक फैक्ट को याद रखना है एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, फिर ना पता चलेगा कि अगला फिर 17 साल और वेट करना पड़े। तो लॉर्ड मैकॉले के शासनकाल में जो वायसराय था, उसी के सिफारिश पर, उसी के अनुशंसा पर जो है ये 3 यूनिवर्सिटी बने थे। राइट आंसर यहां पर डी होगा। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी? ब्रिटिश सरकार के समय, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता या फिर डी ये सभी। उत्तर सभी कोई कमेंट करें। चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये जो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तीनों जगह पर प्रारंभ में, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, ये सभी जगह। इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा क्या होगा? डी होगा। अगला है प्रश्न संख्या 14। एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और जो डाउट है वो पूछिएगा।
ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये देखिएगा, ये नेट यूजीसी नेट नवंबर 2017 में ये प्रश्न पूछा भी गया था। 6 ऑप्शन दिए हुए, अभिगम, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित, जो वैल्यू एजुकेशन हम लोग, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो आपको बताना है कि भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य इनमें से कौन से हैं। आपको इसमें सही कुछ चुनना है, ए, बी, सी और डी। उत्तर सभी कोई कमेंट कीजिए फटाफट, उत्तर सभी कोई कमेंट कीजिए। और बिल्कुल, और जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और सेशन कैसा लगा बताइएगा। और हम लोग ये हिंदी में एमसीक्यू सेशन चल रहा है, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इंग्लिश में भी आपका एमसीक्यू साथ में रहे, साथ में इंग्लिश में भी रहेगा। अब चलिए इसमें डिस्कशन करते हैं। सही उत्तर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एक उच्च शिक्षा के, भारत में जो उच्च शिक्षा का उद्देश्य होता है कि सभी को बराबर वैल्यू एजुकेशन, मतलब कि एक ऐसा एजुकेशन मिले जो एक कैरियर बिल्डअप हो, कैरियर एक बेहतर बने, मानव मूल्यों का भी विकास हो, समाज की प्रगति हो, और एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां पर सभी के लिए शिक्षा हो। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रासंगिकता, गुण, अभिगम, साम्य, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ये सब सही है। इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर है? ये यूजीसी नेट 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन सी है? हिंदू मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज, जैन मिशनरीज या फिर सिख मिशनरी? आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता, आधुनिक शिक्षा किसकी देन है? यूरोपियंस की देन है। और यूरोपियंस की शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में कौन कर रहा था? ईसाई मिशनरीज। तो इसका सही उत्तर सीधा सा क्या होगा? ईसाई मिशनरीज, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो शिक्षा के मूलचूल स्थिति थी उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला कथन है, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ। दूसरा है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। तीसरा है, एलिफेस्टन रिपोर्ट 1823 में स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की प्रशिक्षण ट्रेनिंग की अनुशंसा शामिल थे, कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ये एलिफेस्टन रिपोर्ट 1823 में आया था। थ्योरी क्लास में आपको जो होंगे उनको ये पढ़े भी होंगे, तो उनको पता होगा, ये हमने बताया भी था कि स्कूल पर्यवेक्षकों जितने भी हैं और जो शिक्षक हैं सबको ट्रेनिंग मिले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन लक्ष्य वही है सभी सरकार का। लेकिन आज के डेट में देखिएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और अन्य यूनिवर्सिटीज जो है बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं। अब देखिए, अब बोलिएगा सर कि फ्री एजुकेशन कहाँ होता है? गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, फीस कितना लिया जाता है? 1500, 2000, 5000 में तो आप पूरा अपना डिग्री पूरा कर लेते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े जो संस्थान हैं, एम्स जैसे संस्थान, कितना फीस लिया जाता है? नाम मात्र का। हम प्राइवेट वाला की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट वाला की अलग स्थिति है। उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 16 फटाफट। और बिल्कुल यहां पर जो उत्तर आ रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका जो होगा डी, क्योंकि यहां पर तीनों कथन बिल्कुल सही है। पहला जो कथन दिया हुआ है, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत भारत में जो है, ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार हुआ, साइंटिफिक चीजों का आविष्कार हुआ, ज्यादा से ज्यादा साइंस के आधार पर हर चीज रिसर्च किया जाना प्रारंभ हुआ, ये बिल्कुल सही है। हिंदू कॉलेज की स्थापना, इसीलिए अभी एक प्रश्न भी आया था, आपको याद होगा कि भारत में ब्रिटिश के द्वारा जो स्थापित हुए शिक्षा का पहला केंद्र कौन रहा? तो कलकत्ता ही था। वहीं पर 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, जब आगे चलकर जो है एक यूनिवर्सिटी के रूप में बना। और एलिफिस्टन रिपोर्ट ये 1827 में ये बिल्कुल ये सिर्फ बातें बताई गई थी कि ये अनुशंसा की गई थी। तो तीनों बिल्कुल सही है।
कथन, इसीलिए राइट आंसर यहां पर डी होगा। अगला है 70th, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एलिफिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों को भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं क्योंकि ये जो तीसरा कथन है यहीं से प्रश्न है। 1827, 1835, 1858 या फिर 1861? एलिफिंस्टन रिपोर्ट कब आई थी? देखिए, जितने भी रिपोर्ट कमीशन जिनकी अध्यक्षता में बने उनसे प्रश्न निश्चित आना ही निश्चित होता है। क्लियर है? तो ये एलिफिंस्टन रिपोर्ट कब आई थी? 1823 में। क्या सिफारिश किया गया था? अभी तो एक सिफारिश किया गया कि जो भी स्कूल के पर्यवेक्षक हैं, जो शिक्षक हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। ये पहला सिफारिश था जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। एक और सिफारिश ये था कि अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान का प्रसार जो है भारतीय स्कूल में किया जाना प्रारंभ कर दिया गया, किया जाए, और वो हुआ भी। अगला है, निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? वुड प्रेसन, मैकाले मिनट, एलिफिंस्टन रिपोर्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं? ये सब जो है भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब बनाई गई कमीशन और समितियां हैं। और जितने भी छात्र हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा ताकि सभी छात्र यहां पर जुड़ सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। उच्च शिक्षा में पहली नीति के रूप में किसे माना जाता है? और इसमें अगर हम बात करें, जो आप लोग के उत्तर भी आ रहे हैं सभी छात्र का बिल्कुल सही है, और इसका सही उत्तर जो होगा यहां पर एलिफिंस्टन रिपोर्ट होगा, राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन मैकाले रिपोर्ट के संबंध में सही है? कौन सा कथन है जो मैकाले रिपोर्ट आया था उसमें क्या क्या सिफारिशें थी, आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा सही है? पहला, इसने धर्म निरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा पर बल दिया। दूसरा, पूर्वाग्रहों पर आधारित मुक्त शिक्षण प्रणाली का अनुशंसा। तीसरा, देश की मातृभाषा की शिक्षा पर बल। और चौथा, भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। तो इसमें जो सही कथन है वो आपको बताना है। एक चीज कभी भी ये देखिएगा, ब्रिटिश भारत में ना भारतीय हितों में कभी भी वो सभी सोचते नहीं थे। भले ही अलग अलग बड़े बड़े कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट में, उनकी शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश यूरोपियन जो शिक्षा पद्धति थी वो सभी चीजें झलकती देखने को आपको मिलेगी। प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए वो सब स्टेटमेंट दिया जा सकता है, तो उनसे घबराना नहीं है। ये सब जो है ब्रिटिश भारत के समय, क्योंकि ब्रिटिश अपने अपने लाभ के लिए अपने, हाँ, कुछ भारतीय हितों का जब बहुत ज्यादा जो उनके संस्कृति का जब, क्योंकि भारतीय तब विचलित होते थे ना जब उनको धर्म पर प्रहार होता था, धर्म की नीतियां बदली जाती थी, तब जाकर नियम जो है ना अंग्रेज उनके अनुरूप बनाते थे। न तो बहुत सारी चीजें जो शिक्षा में थी अंग्रेज अपने नियम के आधार पर बनाए, और अभी आज भी वही चल रहा है। इसीलिए देखिएगा हमारी जो भारतीय भाषा हैं, चाहे अंग्रेज हिंदी हो, चाहे बांग्ला हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, सबको नीचा कर दिया गया और इंग्लिश को सबसे ऊपर रखा गया। तो ये उनकी एक नीति ही थी जिससे भी अंग्रेजी बोलना आज भारत में भी प्रतिष्ठा का मान माना जाता है। ऐसी स्थिति बना दी गई। क्लियर है? तो इस आधार पर यहां पर आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। एक बार अच्छे से पढ़िए इसको। चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। यहां पर पूछा गया इसमें से सही कथन कौन सा है? देखिए, पहला बिल्कुल सही है। देखिएगा ना, भारत में जो है ना धर्म आधारित चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए जिसको अच्छा बनना है ना वो धर्म से अलग बोलेगा कि नहीं हम धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष चीजों को मानते हैं। क्योंकि दुनिया में इसी देखा गया है, मनोवृत्ति होती है कि उसको ज्यादा महत्व मिलता है, उसकी बातों को ज्यादा सुना जाता है। भले ही ईसाई मशीनरीज के माध्यम से अंग्रेज जो है पूरे दुनिया में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं,
और वो खुद बोल रहे हैं कि हम धर्म निरपेक्ष के आधार पर शिक्षा को बढ़ावा देंगे। क्लियर है? तो ये चीजें, तो ये बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा था, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं करेगा। जो विरोध करेगा वो तो सीधे आप धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तुरंत उस पर ब्लेम लगा दिया जाएगा। इसीलिए ये चीज शामिल थी। पहला बिल्कुल सही है। पूर्वाग्रहों पर आधारित मुक्त शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा, ये ऐसी कोई रिपोर्ट में बातें शामिल नहीं थी। पूर्वाग्रह मतलब जो पहले से चली आ रही पद्धति हो। मातृभाषा में ये तो कभी चाहते ही नहीं थे वो। और परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, क्या गुरुकुल वगैरह स्थापित करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये नहीं चाहते थे। तो बी सी सब डी गलत है, सिर्फ ए सही है। अगला है हंटर आयोग रिपोर्ट में से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दूसरा, तीसरा। पहला कथन है प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को पृथक करने पर बल देना। आज देखिए, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, यहां तक हायर एजुकेशन और जो सेकेंडरी है, जो है, जो इसके अलावा आपका जो प्राथमिक है, प्राइमरी एजुकेशन है, सब अलग अलग हो गए हैं। इसकी शुरुआत बोल सकते हैं हंटर आयोग सही हुआ था। तो पहला ऑप्शन वही है। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। और तीसरा कथन है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। आपको बताना है इन तीन कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ए, बी, सी और डी। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। कथन तो ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसका उत्तर कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं। और जो आप लोग के उत्तर भी आ रहे हैं, अलग अलग उत्तर है, लेकिन कुछ छात्रों का बिल्कुल सही है। और बिल्कुल यहां पर इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये जो तीन कथन यहां पर दिए हुए तीनों सही है। हंटर आयोग ही पहला आयोग था, पहला कमीशन था ब्रिटिश भारत में ये बना हुआ, जिसने जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने की बात की थी। शिक्षा में निजी क्षेत्र को भी भागीदारी हो, शिक्षा में गुणवत्ता आएगी और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा मिले, ये सब पर सिफारिश किया गया था। तो राइट आंसर यहां पर डी होगा। अगला है भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मैकॉले? अंग्रेजों ने भी भारत में, देखिएगा, भले ही आज हम लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे का अस्तित्व जो है ना अंग्रेजों ने ही स्थापित किया है, अंग्रेजों ने ही। और ये लॉर्ड मैकॉले थे जो कि लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर पहली बार जो है ना भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापना करने की शुरुआत जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली की नए, मतलब कि आधुनिक युग के आधार पर उन्होंने जो है नींव रखी, लॉर्ड मैकॉले। इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो डी होगा। 3 यूनिवर्सिटी 1857 में बने थे, कलकत्ता में, मद्रास, चेन्नई और बॉम्बे, मुंबई। अगला है भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की है? मैकॉले विवरण पत्र, वुड के घोषणा पत्र, हंटर कमीशन या फिर सैडलर कमीशन?
और बिल्कुल यहां पर जो भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम जो सिफारिश किया गया था वुड के घोषणा पत्र में, राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा। अगला है 23, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, माउंट एलिफिंस्टन मिनट या फिर वर्धा प्रणाली? उत्तर सभी छात्र कमेंट करें। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहां पर जो पूछा गया है किन दस्तावेज, जैसे अलग अलग रिपोर्टें आई थी और हर एक रूप में रिपोर्ट में बहुत सारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर, नई चीजों को लागू करने लेकर बहुत सारे प्रावधान थे। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब जिस रूप से अंग्रेजी शिक्षा यूरोप में स्थापित हुई उसी की तर्ज पर जो है भारत में भी इस तरह के प्रावधान जो है किए गए थे और ये चार्ल्स के वुड प्रेषण में ये चीज किया गया था। तो राइट आंसर यहां पर जो है वो ए होगा। अगला है 24, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की वुड डिस्पैच की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था? 1854, 1857, 1858 या फिर 1861? अभी मतलब बहुत बार ये बता चुके हैं आज के सेशन में। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं और सीधा सा इसका उत्तर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ये 3 विश्वविद्यालय जो थे ये 1857 में स्थापित हुए थे, राइट आंसर बी। अगला, सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? जैसे देखिएगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस चलते हैं और चूंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते रहते हैं तो उनको सहायता अनुदान मिले, तो इसकी शुरुआत जो है या फिर इसकी जो सिफारिश है पहली बार किसके द्वारा की गई थी? साइमन कमीशन, हंटर आयोग, मेहता आयोग या फिर डी मैकाले आयोग? उत्तर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रश्न संख्या 25, आप लोग जो उत्तर कमेंट करते हैं ना तो प्रश्न संख्या के साथ जैसे 25 का ए है, बी है, सी है, डी है, उस आधार पर कमेंट कीजिए तो ज्यादा वो अच्छे से क्लियर होता है। ओके, चलिए हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। सहायता अनुदान जो प्रणाली है ये जो है हंटर आयोग, इसका राइट आंसर बी होगा। हंटर आयोग के द्वारा ये सिफारिश पहली बार की गई थी। अगला 26, निम्नलिखित में से किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई थी? दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन, मुक्त शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और डी है माध्यमिक शिक्षा। हंटर आयोग ने किस तरह की शिक्षा पर अपना रिपोर्ट या जांच जो है प्रस्तुत किया था वही पूछा गया है। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। सभी छात्र उत्तर कमेंट। चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। हंटर आयोग ने अभी हमने बताया बहुत सारी सिफारिशें की थी महिला शिक्षा को लेकर, भारत में जो शिक्षा जो बेहतर बन सके, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा और जो उच्च शिक्षा को अलग किया जाए। तो जो अपना रिपोर्ट इन्होंने सौंपा था वो और जो बनाई गई थी वो प्राथमिक शिक्षा के लिए ही बनाया गया था। इसीलिए इन्होंने सिफारिश किया था कि हायर एजुकेशन को जो उच्च शिक्षा है जो आफ्टर 12th होता है उसको अलग कर दिया जाए और प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको अलग रखा जाए, दोनों को अलग अलग रखा जाए।
तो ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए जांच के लिए ही ये आयोग जो है बना था, हंटर आयोग। अगला है 27, निम्नलिखित में से किस नीति का अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था? सरकारी नीति, वस्तुनिष्ठ नीति, उदार नीति या फिर सार्वभौमिक नीति? उत्तर सभी कोई कमेंट कीजिए। जैसे देखिएगा, हंटर आयोग ने भी सिफारिश किया था कि एजुकेशन में प्राइवेट क्षेत्रों को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी इंटर करने दिया जाए, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और नए नए मौके मिलेंगे। तो ये चीज देखा गया था। ये तभी हो पाता जब नियम सरल होते हैं। अगर कठोर नियम जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए या फिर सरकारी क्षेत्र ही सिर्फ रहेगा, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं था। उदार नीति, उदार नीति का मतलब हुआ जहां पर जो है सॉफ्ट रूल हो, जहां पर रिस्ट्रिक्शन कम हो, न के बराबर हो। तो उदार नीति को अपनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में। सब जैसे कि शिक्षा तक हर किसी की पहुंच हो, प्राइवेट सेक्टर को भी इंटर किया जाए। तो ये तभी हो पाएगा जब नीति नियम जो है वो सरल हो, सॉफ्ट हो, उदार हो। तो राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला 28, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना, मतलब किसके कार्यकाल में बना था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मैकॉले? उत्तर सभी कोई कमेंट कीजिए। और जहां भी किसी का कोई डाउट है आप पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। आप लोग के उत्तर आ रहे हैं अलग अलग, चलिए इसमें डिस्कशन करते हैं। और इसका सही उत्तर जिनका सी ऑप्शन है, 28 का जिनका सी है बिल्कुल सही है। राइट आंसर जो होगा सी होगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो है गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 29, भारत की प्रथम सरकारी शिक्षा नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। और बिल्कुल यहां पर ये भी सीधा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे जितने भी वायसराय हुए हैं, जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, तो उनसे प्रश्न जो है पूछा ही जाता है, उनके द्वारा जो नीतियां लागू की गई। इसमें लॉर्ड हार्डिंग सही उत्तर होगा सी। ये जो सरकारी शिक्षा नीति की जो पहली घोषणा की गई थी, ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया, उसी के कार्यकाल में किया गया था। अगला है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश की। और तीसरा है व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की निंदा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। हार्टोग समिति से प्रश्न है, ओके चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। पहला कथन है इसमें आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है
प्राइमरी एजुकेशन पर ही ज्यादा इन्होंने फोकस किया था। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा की सिफारिश की, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था हो, स्कूलिंग की, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर जो तीसरा देखिएगा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की निंदा। निंदा का मतलब हुआ कि ऐसी शिक्षा खराब है, ऐसी शिक्षा देनी ही नहीं चाहिए। निंदा का मतलब यही होता है उसको मना करने की बात उठी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं किया गया था सिफारिश, मतलब ये गलत है, निंदा नहीं की गई थी। तो इसमें पूछा गया था इसमें से सही कौन है, तो पहला और दूसरा, राइट आंसर बी। अगला है प्रश्न संख्या ओके, चलिए अगला प्रश्न है 31। निम्नलिखित कथन में से आपको कौन सा असत्य है वो बताना है, गलत कथन आपको फाइंड आउट करना है, इसमें कौन सा है। पहला है, वर्धा योजना में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने की सिफारिश थी। दूसरा है, 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था वर्धा योजना में थी। और तीसरा है, सभी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश वर्धा योजना में थी। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, आपको वही उत्तर देना है। बहुत सारे छात्रों का सही उत्तर आया है, लेकिन कुछ का गलत भी है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर जो आप सबके ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ का अलग अलग है, कुछ का सी है, कुछ का डी है, कुछ का ए भी है। इसमें सही उत्तर जो होगा आपका वो सी होगा, क्योंकि सी गलत है। इसमें देखिएगा तो वर्धा योजना जो बनी थी उसमें बहुत सारी सिफारिशें की गई थी, जिससे कि मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है 7 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन जो है व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश जो है बच्चों के लिए नहीं की गई थी, तो ये गलत है। इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा।
ओके, चलिए हम आगे डिस्कशन करते हैं और इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वर्ष 1929, राइट आंसर यहाँ पर बी। हार्टोग समिति की जो स्थापना की गई थी 1929 में की गई थी। अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा की गई थी। जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ था तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी और उस पर एक कमीशन भी बना था, तो वही आपको पूछा गया है किस कमीशन के द्वारा इसकी जांच की गई थी। साइमन कमीशन, सैडलर कमीशन, कर्जन कमीशन या फिर मैकॉले कमीशन। ओके, चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं और बिल्कुल यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय, जैसा कि हमने आपको बताया, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए जो कमीशन बना था उसका नाम था सैडलर कमीशन। राइट आंसर यहां पर जो होगा वो बी होगा। अगला है 34, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। यही चलकर जो है आगे जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय जो इसकी जांच कर रहा था वही एक आयोग के रूप में स्थापित हुआ था और वो था सैडलर आयोग ही। राइट आंसर इसका जो होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है 35, शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल करने के बाद किस सरकार ने उस पर कानून बनाए हैं। शिक्षा जो है वर्तमान में समवर्ती सूची का भाग है, तो किस सरकार ने उस पर कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा समवर्ती सूची का भाग है, तो कानून समवर्ती सूची हमारे भारतीय संविधान में जो है 3 अनुसूचियां हैं। एक है सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट अगर आप भारतीय संविधान का बारे में पढ़ा होगा तो सेंट्रल लिस्ट एक मिलता है, स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको हिंदी में बोलते हैं। समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून या फिर उस पर नियम बना सकती है। शिक्षा भी है, तो कानून अब इसमें कौन बनाएगा, तो सरकार और राज्य सरकार दोनों, तो इसलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला है 36, निम्नलिखित में से किस परिषद की स्थापना का सुझाव सैडलर कमीशन के द्वारा दिया गया था। पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद, राष्ट्रीय महाविद्यालय परिषद, अंतरराष्ट्रीय अनुदान परिषद, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई।
ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। और सैडलर जो कमीशन था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग आगे चलकर बना, इसने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इसीलिए राइट आंसर जो बहुत सारे छात्रों का आ भी रहा है, कुछ का बी भी है, लेकिन सही उत्तर यहां पर जो होगा ए होगा, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काउंसिल। अगला है 37, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, वर्धा रिपोर्ट या फिर डी इनमें से कोई नहीं? हाँ सॉरी, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। और जो 37 पूछा गया है, और इसका जो सही उत्तर होगा यहां पर वो ए होगा, सार्जेंट रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा जो सलाहकार बोर्ड की जो शैक्षणिक विकास पर जो है, इस रिपोर्ट को जो है आपका सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। अगला है 38, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति होता था। जैसे अभी यूजीसी ने, इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन जो है सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा पर हुआ था। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में, 1937 में, 1940 में या फिर 1945 में? उत्तर सभी कोई कमेंट कीजिए। और ये क्लासेस जो है आप लोग का झारखंड जेट के लिए, ये एमसीक्यू सेशन आपका डेली बेसिस पर आपको यहां पर चलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो फ्री सेशन रहेगा। तो आप सब ज्वाइन कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होगा। तो जो छात्र अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही जो छात्र अभी तक क्लासेस के लिए नहीं ज्वाइन किए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए नया बैच क्लासेस जो स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख से ही, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 में अगर हम बात करें तो अभी कॉमर्स आपका, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, इसके अलावा आपका हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट के जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में कुछ अन्य सब्जेक्ट के जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट के भी क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी ज्वाइन करते हैं तो ऑफर भी चल रहा है, 40% तक आपको उसमें लेस हो जाएगा। अब चलिए इसमें डिस्कशन करते हैं। यूजीसी से पहले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले ये विश्वविद्यालय अनुदान समिति था, जिसका गठन जो सार्जेंट कमीशन था उसी की सिफारिश पर किया गया था। तो वही पूछा गया है कि उसका स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना जो है 1945 में, मतलब भारत आजाद होने से पहले ही समझिए कि इसका स्थापना हो गया था। राइट आंसर इसका जो होगा वो डी होगा। अगला है 39, राधा कृष्णन आयोग। हम लोग आ गए हैं आजादी के बाद के प्रश्न पर। राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर विचार कीजिए। पहला है सभी विश्वविद्यालय का स्तर एक समान करने की सिफारिश। दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश। जो अभी विश्वविद्यालय अनुदान समिति था वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर ही। तीसरा है शिक्षा को संघ सूची में शामिल करने की सिफारिश। अब आपको बताना है उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन जो है सही है, ए, बी, सी और डी। मतलब राधा कृष्णन आयोग की जो सिफारिश थी, जो 3 कथन दिया हुआ है, उनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। इसमें डिस्काउंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है इस पर एक कॉल कीजिएगा एडमिशन के लिए।
क्योंकि डिस्काउंट करने के बाद जो टोटल फीस होता है ना वो आपको लगता है, तो एक बार कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पर, या फिर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्लासेस आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? और जो माध्यमिक आचार्य के लिए भी बहुत सारे छात्र से पूछ रहे हैं, माध्यमिक आचार्य का जो एक्सपेक्टेड है दिसंबर के लगभग एग्जाम जो है लास्ट तक जो है हो सकता है, तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। अभी भी आपके पास संपूर्ण समय है, इधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छे खासे। अब यहां पर जो प्रश्न है 39 उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। राधा कृष्णन आयोग आजादी के बाद शिक्षा पर बना पहला कमीशन। पहला बिल्कुल सही है, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका स्तर एक समान किया जाए, ये पहला सिफारिश था जो बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये भी सही है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए, उनको बनाया जाए। जो विश्वविद्यालय अनुदान जो समिति था जो 1945 में बना था वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बने, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, जैसे मध्यकाल में भी हमने देखा था और आने वाले दिनों में भी हमने देखा कि शिक्षा को राज्य की सूची के अंतर्गत ही रखने की सिफारिश की गई थी, लेकिन राधाकृष्णन आयोग ने कभी भी यह सिफारिश नहीं किया कि उसको केंद्र सूची में रखा जाए, सेंट्रल लिस्ट में। ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला है 40, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई? साइमन आयोग, मेहता आयोग, राधाकृष्णन आयोग या कोठारी आयोग? उत्तर सभी छात्र कमेंट करेंगे। रवि का एक प्रश्न है सर कि जो नोट्स, जैसे कि जो आपको क्लासेस के साथ जो है जो कंप्लीट आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलता है, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है। जो पीडीएफ क्लास मटेरियल होता है वो भी आपको मिलता है। तो ये क्लास मटेरियल जो है आपको एप्लीकेशन पर दिया जाता है, एप्लीकेशन पर ही वो आपका अपलोड किया जाता है। अब जो एप्लीकेशन पर है जो पीपीटी फॉर्म में रहता है, आप बोलिएगा सर कि उसको प्रिंट हो जाए, तो वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पर जो अपलोड किया रहता है वो उसी के लिए रहता है, उसी फॉर्मेट रहता है, प्रिंट भी कीजिएगा तो वो कटा रहता है साइड साइड दोनों तरफ। तो आप बोलिएगा सर कि वहां पर तो पढ़ने में दिक्कत होगा, आंख पर भी असर ज्यादा पड़ेगा, तो उसके लिए व्यवस्था किया गया है, आप अलग से जो प्रिंटेड मटेरियल होता है वो आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया जाता है। अब बोलिएगा सर कि उसका चार्ज अलग से लगेगा, बिल्कुल अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। आप प्रिंट करवाइएगा चाहे हम प्रिंट करवाएंगे, तो जो प्रिंटिंग चार्ज होता है वही आपको अलग से देना पड़ता है, और आपको अलग से कोई फीस नहीं रहता है। और वो आधार पर जो A4 साइज में जो पीडीएफ मटेरियल होता है, जो बुक्स के फॉर्म में होता है, जो कि शॉर्ट नोट्स होता है, वो आपको अलग से मिल जाता है प्रिंटेबल, वो प्रिंट करा के आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। ये प्रिंट होगा ही नहीं, हम लोग भी करवाएंगे तो ये कटा रहता है, क्योंकि ये तो क्लास वाला नोट्स रहता है, क्लास पीडीएफ नोट्स रहता है, शॉर्ट में रहता है, तो इसीलिए वो प्रिंट नहीं होता है, वो आपको वहीं पर पढ़ने के लिए उपयुक्त होता है, और बहुत सारे छात्र उसी से पढ़ते भी हैं। फिर भी लेकिन अगर आपको दिक्कत होता है, आप अलग से चाहते हैं, तो ये आप प्रिंटेड मटेरियल जो बुक्स होते हैं वो आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग चार्ज ही आपको पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं पड़ता है। चाहे आप खुद प्रिंट करवा लीजिए या फिर संस्थान ही आपको प्रिंट करवा के दे देगा। चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 40 में। तो अभी हमने बहुत सारे प्रश्न भी डिस्कस किए थे 40, और उसमें हम बता रहे थे कि स्वतंत्र भारत के बाद पहला जो कमीशन बना था वो कौन था? राधाकृष्णन आयोग ही, इसीलिए राइट आंसर यहां पर जो होगा वो सी होगा। अगला है 41, निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, वर्धा आयोग या फिर कोठारी आयोग? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। अभी हम थोड़ी देर पहले इस पर भी हमने चर्चा किया था, कितने लोगों का सही होता है देखते हैं।
इंग्लिश में भी, जैसे कि आज को सेशन हमने है ना, हिंदी में ही ये प्रश्न हमने अपलोड किया है। जैसे कल क्लास आपका थ्योरी क्लास हुआ था, हिंदी इंग्लिश दोनों में हुआ था। जो थ्योरी क्लास था आपका, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हुआ था। हम लोग एमसीक्यू सेशन भी, जो ये एमसीक्यू से इसके साइड में अब इंग्लिश में भी रहेगा, तो कल परसों से जो क्लास होगा ना, वो इंग्लिश में भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं। और इसका सही उत्तर जो होगा, जैसे कि यूजीसी की स्थापना, यूजीसी पहले 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति था, जो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर यहां पर जो होगा वो ए होगा, राधा कृष्णन आयोग। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ये यूजीसी नेट दिसंबर 2006 में पूछा गया है। क्लियर है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, सार्जेंट आयोग या फिर कोठारी आयोग? आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये तो बताए हुए आसानी से उत्तर देने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, चलिए इसमें लोग डिस्कशन करते हैं। और इसका जो सही उत्तर होगा, जैसे यहां पर पूछा गया है कि यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर जो है यूजीसी की स्थापना की गई थी। अगला है 43, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है, पहला लोकतांत्रिक मूल्यों एवं शांति एवं सौहार्द का विकास करना, बी है राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान करना, सी है ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राधाकृष्णन आयोग जो बना था उसमें बहुत सारी सिफारिशें की गई थी, और स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था जो शिक्षा पर बनाया गया था। बहुत सारे प्रमुख सिफारिशें थी जिसमें बहुत सारे भारत सरकार ने उसको लागू भी किया था। और जो उद्देश्य था शिक्षा का, ये दोनों बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा, तो इसीलिए राइट आंसर इसका जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है 44, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सभी छात्र अपना उत्तर कमेंट करेंगे, और जहां भी कोई डाउट है आप पूछ लीजिएगा। और इसका भी सही उत्तर वही होगा, राधाकृष्णन आयोग ही। तो थोड़ा फटाफट हम लोग चलते हैं। 45 है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राधाकृष्णन आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ छात्रों को ये ग्रामीण विश्वविद्यालय को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं, तो इसको ध्यान में रख के इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जो सिफारिश था ये भी राधाकृष्ण आयोग ने ही किया था। अगला 46, निम्न में से कौन सा उद्देश्य राधाकृष्ण आयोग का उच्च शिक्षा के संदर्भ में था? सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब राधाकृष्ण आयोग पर बहुत सारे प्रश्न हैं, इतना आप कर लिए, मतलब कि एग्जाम में राधाकृष्णन आयोग से अगर कोई भी प्रश्न भी आ गया, थ्योरी नहीं भी पढ़े, सिर्फ प्रश्न के आधार पर ही आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर डी होगा। तो राधाकृष्ण आयोग जो है उच्च शिक्षा के संदर्भ में हर तरह की शिक्षा, सामान्य शिक्षा भी मिले, व्यवसायिक शिक्षा, संस्कारी शिक्षा भी मिले सभी छात्रों को, ये सब सिफारिशें थी। राइट आंसर डी होगा। अगला 47, शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता देना किस समिति की रिपोर्ट से संबंधित है? भावनात्मक एकता रिपोर्ट समिति, और बी है कोठारी शिक्षा आयोग, सी है आचार्य राममूर्ति समिति, और डी है लिंगदोह समिति। उत्तर कमेंट कीजिए। मतलब कि कृषि पर जो अनुसंधान और इससे संबंधित विज्ञानों को जो है उच्च शिक्षा में प्राथमिकता मिले, और ये जो सिफारिश की गई थी रिपोर्ट में, वो लिंगदोह समिति बनाई गई थी बाद में, उसी के द्वारा ये किया गया था। राइट आंसर इसका जो होगा डी होगा। अगला है 48, किस समिति ने देश में विदेशी विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? लिंगदोह समिति, सैन पित्रोदा समिति, हॉटेक समिति, या फिर सेडलर आयोग? उत्तर सभी कोई कमेंट करेंगे।
और जहां भी कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। और जितने भी छात्र हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस और क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए अब इसमें लोग डिस्कशन करते हैं, और इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर बी। सैम पित्रोदा समिति जो बनी थी उसी के सिफारिश किया गया था कि विदेशी विद्यालय की स्थापना किया जाए। अगला है 49, निम्न में से कौन शिक्षा मॉडल के बी पवार समिति से संबंध है? आउटसोर्सिंग मॉडल, इक्विटी मॉडल, रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। केबी पवार समिति बनी थी जिसने शिक्षा के अलग अलग मॉडल, जैसे शिक्षा किस तरह से प्रदान किया जाए जिससे कि शिक्षा हर वर्ग तक किसी तक जो है पहुंच हो। इसमें बहुत सारी शिक्षा की सिफारिशें की गई थी, जिसमें आउटसोर्सिंग मॉडल ये भी था, इक्विटी मॉडल भी था और रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल भी, ये तीनों मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर यहां पर बिल्कुल जो होगा वो डी होगा। अगला है 50, अखिल भारतीय उच्च आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? वो वर्ष 1938, वर्ष 1948, वर्ष 1958 या फिर वर्ष 1968? उत्तर कमेंट कीजिए सभी कोई। सभी छात्र अपना उत्तर कमेंट करेंगे, और बिल्कुल यहां पर इसका जो सही उत्तर आप सभी का आ रहा है। पहले भी हम बताएं सर, आप लोग उत्तर जो कमेंट करते हैं ना, जैसे 25 का अगर बी है, ए है, सी है, डी है, उस तरह से कमेंट कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब इसमें डिस्कशन करते हैं, और इसका सही उत्तर बिल्कुल यहां पर बी होगा, 1948 में। अखिल भारतीय उच्च आयोग का जो गठन किया गया था ये 1948 में किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य जो था, भारत में उच्च शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना, समरूपता स्थापित करना, और भारत में जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना जैसे चीजें इसमें शामिल थे। क्लियर है? तो सही उत्तर यहां पर जो होगा वो बी, 1948 में। इस तरह से आज हमने टोटल जो है 50 प्रश्न जो है हमने यहां पर डिस्कस किया, और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मतलब कि अच्छे खासे, मतलब कि आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज भी। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध होगा, और एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध रहेगा। तो जो छात्र नहीं ज्वाइन किए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और अंत में क्लासेस की रिगार्डिंग, क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 के प्रारंभ हो चुके हैं। जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। प्रतीक्षा मत कीजिए सर फॉर्म भरा जाएगा तो एग्जाम हो जाएगा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो इस तरह से आप जो है डिले कर रहे हैं। ये मौका 17 से 18 साल बाद मिला है, फिर कब मौका मिलेगा पता नहीं, और कंपटीशन भी इस बार ज्यादा रहेगा, तो तैयारी आपको बेजोड़ करना पड़ेगा। प्रश्न का स्तर तो रहेगा ही अपनी जगह, उसका मान्य रहेगा ही, लेकिन तैयारी आपको बेहतर शुरू से करनी होगी, और दूसरे छात्र के मुकाबले ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने होंगे। और वो तभी होगा जब आप शुरू से कंटिन्यूटी बनाकर हार्ड वर्किंग करते तैयारी कर रहे हैं। अभी एडमिशन लेते हैं तो मिनिमम फीस पर भी आपको क्लासेस मिलेंगे। ये ऑफर जो है कल तक है, कल परसों तक। इसमें अभी 40% तक आपको ऑफर मिल रहा है, और महिला कैंडिडेट है तो उनको जो है 500 रुपया अतिरिक्त आपको डिस्काउंट अलग से आपको मिलेगा। एडमिशन कैसे लेना है? तो इस स्क्रीन पर जो नंबर है 7004579790, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। पेमेंट कर दीजिए, तुरंत आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो क्लासेस हैं पेपर 1 का कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पेपर 2 में मतलब ये सब पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ये सब के जो क्लासेस जो हैं 10 तारीख से जो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें सोशियोलॉजी का भी क्लास, साइकोलॉजी जो है आपका, और कुछ अन्य सब्जेक्ट के लॉ वगैरह भी क्लासेस, मैनेजमेंट वगैरह भी क्लासेस जो है आने वाले दिनों में अलग अलग टीचर के माध्यम से आपको कराया जाएगा। इसके अलावा झारखंड की विभिन्न और परीक्षाओं के लिए, जैसे माध्यमिक आचार्य का एग्जाम होने वाला है कुछ महीनों में, तो इसके लिए भी क्लासेस स्पेस ऑफर। इसमें तो आप अभी ज्वाइन करते हैं तो माध्यमिक आचार्य में अभी 50% आपका डिस्काउंट है, झारखंड टेट वगैरह 50% डिस्काउंट है। अन्य बहुत सारे क्लासेस आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण तैयारी के लिए आपको मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और आपका कोई डाउट है? क्लियर है? और जो भी आपको क्लासेस यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे सारे बेहतर क्लास होंगे, बारीकी से हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। ये पर आप जो पढ़ाई कीजिएगा सिर्फ ये जेट के लिए नहीं, जो आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं, जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसका भी,
दिसंबर के लिए, जो हो सकता है कि दिसंबर के बाद जनवरी वगैरह के एग्जाम हो। इसके अलावा बिहार बेट भी आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आगे जब फाइनल नियुक्ति होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। इसलिए तैयारी अभी से ही करते रहिए और आपका जो बनने का सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर वो आपका पूरा होगा। अभी से ही लगन से ही तैयारी करिए और बिल्कुल देखिएगा, भले ही झारखंड में डिले होता है, देरी से हर चीज होता है, लेकिन फाइनली अंततः जरूर होता है, और होता उसी का है जो तैयारी भी किए हुए हैं। तैयारी अच्छे से जो किए हुए हैं रिजल्ट उन्हीं का होता है। इसी के साथ तैयारी करते रहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज लंबा सेशन चला है, डेली इसी टाइम आप लोगों को क्लासेस होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी नए क्लासेस को लेकर, एमसीक्यू सेशन को लेकर, प्रैक्टिस सेशन को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन।